जी, तो बात हो रही थी कि जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है डॉक्यूमेंट लिखने की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जब आपने कोई लेटर या असाइनमेंट बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज़ करते हो, उसके पेजेस के अंदर आप लिखना शुरू करते हो और लिखते हो और उसमें फिर आप फॉर्मेटिंग भी करते हो उसकी मीन्स के उसको अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, इंक्रीज़ करना है, इंडेंटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट को सजाना है, पिक्चर्स लगानी है, क्लिप आर्ट यूज़ करना है, कोई ऑडियो वीडियो लगानी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ टूल्स को यूज़ करते हो। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना आपको डॉक्यूमेंट लिखने की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना आपको डेटाबेस को मैनेज करने की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाटा की, कि डाटा क्या है हमारे पास, ठीक है। तो डेटा के बारे में जानने के लिए आमतौर पे आपको वैसे पता है, सबको ही पता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि डाटा क्या है। डाटा एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, हकाइक, ठीक है। तो डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या है? लाइक अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसके अलावा आपके मार्क्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके रॉ फैक्ट्स हैं, ठीक है। आपका नेम, फादर नेम हो गया, इस तरह से ये सारे आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो रॉ मटेरियल जो कि प्रोसेस किया जा सके किसी कंप्यूटिंग मशीन के थ्रू, उसको हम डाटा कहेंगे। यानी कि ऐसा रॉ मटेरियल, रॉ डाटा या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि किसी मशीन को, कंप्यूटिंग मशीन को हम दें, तो वो उसकी उस पर कोई काम करके उसको इंफॉर्मेशन बना दें, या फिर उसको उस पर काम करके प्रोसेस कर दें उसको, तो उसे हम कहेंगे डाटा। डाटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है। जैसे आम एक रॉ रॉ चीज़ पड़ी होती है ना, आम, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, जिसका कुछ पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब देखिए मैं किसी का भी नाम लेता हूँ, लाइक मैंने अभी बोल दिया अली, मैंने बोल दिया 22, मैंने बोल दिया 512187, ये बोल दिया। अब आपको क्या पता कि मैंने क्या क्या बोला है? सिर्फ अली किसका नाम है, किस बंदे का नाम है, कोई पता नहीं आपको। ये 22 ये क्या चीज़ है? 22 क्या है? उसका रोल नंबर है, उसकी एज है, क्या है, कुछ नहीं पता आपको। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो लास्ट एग्जाम्पल दी है वटेवर। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ भी बोल दिया, ठीक है। आखिर में मैंने 512187 ये नंबर बोला, तो ये क्या है? ये नंबर कौन सा है? ये उसके घर का एड्रेस है, ये उसका हाउस नंबर है, ये क्या है? उसका भी है कि किसी और का है, ठीक है, या उसका फ़ोन नंबर है। ये क्या है? ये आपको नहीं पता है कि क्या है। बेसिकली ये डाटा है, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है। या फिर यूँ समझ लो कि आपको नहीं पता, या फिर आपको अगर पता भी है ये एज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ कि 22 एज है, फ़ोन नंबर उसका 512187 है, इसके अलावा अली नाम है। लेकिन ये भी अभी भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपको नहीं पता, ये तरतीब नहीं दी, इसको इन पर काम नहीं हुआ, इन पर प्रोसेस नहीं हुआ। अब जब आप एडिड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए थे, तो आपने एक फॉर्म फिल किया होगा। फॉर्म में आपका नाम पूछा, एड्रेस पूछा, फ़ोन नंबर पूछा, फादर नेम पूछा, आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स पूछे, ये सारा कुछ पूछा। ये क्या था? ये आपका डेटा था, ये आपके रिलेटेड डेटा था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने इसको लिया, इस पर काम किया, इसको प्रोसेस किया और एक रोल नंबर जनरेट करके आपको थमा दिया, आपको दे दिया, और उस रोल नंबर से अब वो आपको पहचानते हैं। अब 760 अगर फर्स्ट करो किसी का रोल नंबर है, 760 किसी का रोल नंबर है, तो फर्स्ट करें वो अपने कंप्यूटर पे अपने डेटाबेस में सर्च करते हैं 760, तो आपको पता चल जाएगा कि जी मोहम्मद अली जो है वो 760 रोल नंबर है उसका, एज उसकी 22 है, 512187 उसका रोल नंबर है, गुजरात सिटी का वो रहने वाला है, बीबीए सेक्शन में पढ़ा है, बीबीए पढ़ा है, फलां सेक्शन में पढ़ा है, इतनी फीस ने दिया, ये सब्जेक्ट वो पढ़ा है। ये सारी चीज़ें एक इंफॉर्मेशन बन जाएंगी अगले बंदे के लिए। तो प्रोसेस फॉर्म जो होती है ना डाटा की, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। और जो कलेक्शन होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, वो हमारा डाटा होता है। या फिर रॉ मटेरियल जिसको हम बाद में कंप्यूटिंग मशीन के थ्रू प्रोसेस करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन में बी ड्रॉन, यानी ऐसे कलेक्शंस जिनके थ्रू, यानी ऐसे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जिसके थ्रू हम कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। लाइक
लाइक हम ये देख सकते हैं कि अगर एक बंदे की परफॉर्मेंस यानी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है प्रीवियस सेमेस्टर्स में कैसी थी, तो उसके थ्रू हम आगे भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि उसके क्या मार्क्स आ सकते हैं क्या नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड वर्ड्स विच कैन बी स्टोर इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि वो नंबर्स की फॉर्म में भी होगा, वर्ड के फॉर्म में भी होगा, वो पिक्चर की फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन वो क्या होता है, वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब अगर वो स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज है, वो 1 और 0 की लैंग्वेज है, ठीक है। तो 1 और 0 की लैंग्वेज में वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डाटा जो है उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी कि एड यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन लेने के बाद जब आपके पास फॉर्म फिलिंग होती है, उस पर प्रोसेस होता है और एक रोल नंबर जनरेट हो जाता है। वो रोल नंबर आपके बारे में बता रहा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो वो आपकी डाटा को प्रोसेस करके रोल नंबर जनरेट हुआ होता है। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा। ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म है, ठीक है। सिस्टमेटिक क्या होता है कि एक सिस्टम के थ्रू उसको प्रोसेस किया गया, डाटा को प्रोसेस किया गया। और वो मीनिंगफुल फॉर्म यानी सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल, जो कि आपको मतलब बताता है। यानी 760 रोल नंबर आपको एक मतलब बता रहा है कि इस रोल नंबर पर एक फलां बंदा है, उसका फलां एड्रेस है, फलां जगह पे वो बिलोंग करता है। रोल नंबर के पीछे आपकी पूरी कहानी छुपी होती है। तो यानी कि वो प्रोसेस फॉर्म है, ठीक है। जब आप और वो बताता है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ एरिड यूनिवर्सिटी स्टडिंग इन गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, गुजरात, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है आपको। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ए स्टडी और एक्सपीरियंस, क्या हो रहा है कि आपको नॉलेज एक्वायर हो रहा है थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई भी स्टडी करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट करें, आप कोई बुक पढ़ते हैं तो यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। आप न्यूज़ पढ़ते हो, यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर कोई आप काम कर लेते हो, ठीक है, कोई काम करते हो जिससे आपको एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी आपका नॉलेज बन जाता है। तो नॉलेज जो है वो उसको कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ही होती है आपकी, ठीक है। जो नॉलेज होता है वो भी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो इन्फॉर्मेशन हेल्प्स ह्यूमन बीइंग इन देयर डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में काम आती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन डाटा जो है उससे आपकी इंफॉर्मेशन बनती है और इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कोई डिसीजन लेती है। लेट्स सपोज अगर डाटा आपको दिया है कि भाई बारिश है, मौसम खराब है, लेकिन किस दिन का है ये आपने कलेक्शन की, आपके वेदर फोरकास्टिंग जो है उन्होंने कलेक्शन की, जो कल का जो मौसम होगा वो खराब हो सकता है, बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है। ऐसी कोई पेशन गोई कर दी, या पेशन गोई नहीं, इसको कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से होती है आजकल। तो ये बता दिया अगर उन्होंने कि कल तेज़ आंधी और तूफान आने की खदशा है, तो ये आप आपके लिए क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। और अगर फर्स्ट करें आपके लिए कल प्लान था टूर का कि आपने कहीं टूर पे जाना है, तो तूफान में टूर पे जाना तो बड़ा रिस्की काम हो जाता है। तो आपने क्या किया, आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसाइड करोगे कि कल आपको टूर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो डाटा से आपकी इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। आप किसी भी, जब भी आपने कोई किसी काम का फैसला करना होता है, आप कुछ सुनकर सोच समझ के फैसला करते हो। तो वो सोचते समझते किस बात पे हो, वो आप इंफॉर्मेशन पे सोच रहे होते हो, समझ रहे होते हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से बनती है, डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा से, मुख्य जगहों से जो डाटा आपको मिल रहा होता है उस पर प्रोसेस करते हो, इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन बनने के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। यस सर। ओके, डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। अब बात आ गई है डेटाबेस की। मैंने पहले बोला था कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने कहा था डेटाबेस को छोड़ दो, अभी सिर्फ ये देखो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है। डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, क्रिएट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है वगैरह वगैरह, और उसके अंदर के रिकॉर्ड्स को भी क्रिएट करता है। लेकिन अब डेटाबेस के बारे में बात आ गई कि डेटाबेस क्या चीज़ है भाई, डेटाबेस क्या है। अब इसको समझने वाली चीज़ है, डेटाबेस क्या है भाई। एक चीज़ याद रखो, डेटाबेस क्या है, यूँ समझ लो आसान लफ्ज़ों में, वो एक स्टोर है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है आपका। क्या है, एक स्टोर है। जैसे आप अपने घरों में स्टोर खोलते हो तो अंदर सामान पड़ा होता है, लेकिन वो बिखरा होता है, कभी कुछ यहाँ पे तरतीब के साथ होता है या वट एवर, अपने अपने स्टाइल है।
तो तरतीब के साथ भी होता है, तो तरतीब के साथ हो तो कोई चीज़ फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो लॉजिकल रिलेटेड डाटा। अब रिपोजिटरी जो है, वर्ड रिपोजिटरी जो यूज़ किया गया है, वो किस लिए यूज़ किया गया है? रिपोजिटरी जो है, रिपोजिटरी का मतलब है, यूँ समझ लो कि एक स्टोर है, एक रखने की जगह। तो डेटाबेस क्या है? एक रिपोजिटरी है, यूँ समझ लें एक स्टोर है जिसके अंदर लॉजिकल रिलेटेड एंड सिमिलर डाटा आपको नजर आएगा। लॉजिकल रिलेटेड किस तरह से? फर्ज करें मैंने एक स्टूडेंट के नाम का डेटाबेस बनाया है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के नाम का मैंने एक डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस क्या है? यूँ समझ लो एक स्टोर है, स्टोर का नाम मैंने क्या कर रख दिया? डेटाबेस, सॉरी, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं, फर्ज करो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के हो सकते हैं, मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब हर स्टूडेंट जो है उसका एक टेबल बनता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का टेबल। उसके अंदर देखें, याद रखिएगा, डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे आता है किस फॉर्म में होगा? डेटाबेस के अंदर डाटा जो है ना, वो टेबलर फॉर्म में होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। उसमें जो डाटा आता है वो टेबलर फॉर्म में आता है, जो जैसे अपने वर्ड में टेबल बनाए थे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल्स में आपने टेबल बनाने सीखे थे, तो वैसे ही टेबल्स के अंदर आपका डाटा रखा जाता है। तो एक टेबल फर्ज करो आपका बन गया पर्सनल इंफॉर्मेशन का, स्टूडेंट्स की पर्सनल, जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, उसके फादर नेम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर एक और टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, वो टेबल है। अब इन दो टेबल्स को आपस में जब लिंक करेंगे तो हम कहेंगे ये लॉजिकली रिलेटेड है। समझ आ गई बात? दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को जब हम लॉजिकली रिलेट करते हैं कि ये एक स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक टेबल से दूसरे टेबल में एक रिकॉर्ड जा रहा है और वो आपस में लिंक हुआ हुआ है। इसी तरह से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, उनके भी रिकॉर्ड इसी तरह से लिंक होंगे, तो हम क्या कहेंगे उनको? कि ये लॉजिकली रिलेटेड डाटा है, यानी एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट कर रहा है और उसमें एक सिमिलर टाइप का डाटा पड़ा हुआ है। एक टेबल में डाटा सिमिलर ही होता है। फर्ज करो कि एक टेबल है, तो उसमें मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया सारे स्टूडेंट्स की, तो सारे स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो सिमिलर डाटा ही हुआ ना। अंदर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कलेक्शन किस में? एक ही टाइप में। यानी कि फ़ोन नंबर भी मांगा जा रहा है, एड्रेस मांगा जा रहा है, नेम मांगा जा रहा है, रोल नंबर मांगा जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें तो सिमिलर ही हैं, बाकी अंदर रोल नंबर चेंज है, वो एक अलग चीज़ है। वो तो डेफिनेटली चेंज होंगे, नाम चेंज होंगे, एड्रेस चेंज होंगे, फ़ोन नंबर चेंज होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मांगा क्या गया है? सिमिलर डाटा हर एक से। तो ये लॉजिकल रिलेटेड डाटा है जिसमें टेबल एक दूसरे से लिंक्ड अप होती हैं। ठीक है, किस तरह से लिंक्ड अप होते हैं ये बहुत आगे की कहानी है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक रिपोजिटरी है ऑफ लॉजिकल रिलेटेड एंड सिमिलर डाटा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे देखते हैं, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन इजीली बी एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि डेटाबेस जो है वो यूँ समझ लें एक तरह का स्टोर है जिसमें आपके सारे चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आपका पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा है। ऑर्गेनाइज किस तरह से? वो टेबुलर फॉर्म में पड़ा है, टेबल की फॉर्म में पड़ा होगा और वो ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज क्यों रखते हैं हम? ऑर्गेनाइज होती है एक तरतीब के साथ, हमने रखना होता है उसको। तो हमने एक तरतीब के साथ सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से रखा है, ताकि उसको हम दोबारा से एक्सेस करना हो तो आसानी से एक्सेस कर सकें, मैनेज करना हो तो आसानी से मैनेज कर सकें, और अगर चेंज करना है, यानी अपडेशन होता है चेंज करना, तो अगर अपडेट करना है हमने, तो उसको भी हम इजीली एक्सेस कर सकें, चेंज कर सकें, मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में की जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, उसमें हम डाटा को आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल की। डिक्शनरी होगी जैसे, अब डिक्शनरी देखो, तो ये एक थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि ये देखो डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी देखो अल्फ़ाबेटिकली बननी होती है। आपने देखा ना डिक्शनरी, जब आप कोई वर्ड चेक करते हो तो आई एन है, आई इंटर नहीं है, ठीक है, फिर इंटर नेगेटिव है, फिर इंटरनेट है, फिर इंटर न्यूरॉन है, यानी ये सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। मीन्स के अगर आपको डिक्शनरी देखनी आती है, डिक्शनरी में मैं कहता हूँ बेटा कोई वर्ड सर्च आउट करो,
तो कंप्यूटर वाले डिक्शनरी को नहीं पकड़ना आपने, आपको जो दूसरी किताब वाली डिक्शनरी है उसको पकड़ो। उसको देखने का तरीका क्या होता है, वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज़ हुई होती हैं चीज़ें। क्या हो जाती है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज़ हुई होती है। पहले क्या होता है, ए स्टार्ट होता है, ए के बाद ए बी पे आती है बात, फिर ए बी से ए बी सी पे जाती है। इस तरह से आपके वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज़ हुए होते हैं। फिर इस तरह से बी पे जाती है, तो बी के बाद ए आता है, यानी कि बी ए, फिर बी 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 सी। इस तरह से 2-3 वर्ड्स करके हम डिक्शनरी को फाइंड आउट करते हैं। डिक्शनरी को देखने का एक तरीकाकार होता है। तो वो बिल्कुल बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम डिक्शनरी को फाइंड आउट करते हैं, कोई वर्ड फाइंड आउट करते हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, ओके। अब एयरलाइन डेटाबेस की एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, तो एयरलाइन डेटाबेस में क्या होता है कि देखें, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस की एग्जांपल है। सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या होता है बेटा, वो से देखिएगा। सेंट्रलाइज डेटाबेस में आपका डाटा सेंट्रलाइज होता है, सबको नज़र आ रहा होता है। डेटाबेस से हर कोई लिंक हो सकता है, हर कोई नहीं, स्पेसिफाइड पर्सन जो है ना वो लिंक होते हैं। अच्छा, एयरलाइन में अगर मैं बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप ना एक टिकट बुक करवाओ, सपोज करो सऊदी अरब की, आपने उम्रे पे जाना है, तो उसके लिए एक टिकट बुक करवाओ PIA की। ठीक है, तो PIA की टिकट बुक करवाने जाते हो आप, उधर कहाँ पे जाते हो आप, ट्रैवल एजेंसी में जाते हो, कहते हो कि भाई मुझे एक टिकट बुक कर दें, या फिर ऑनलाइन आप बुक करने की कोशिश करते हो। तो आप कहते हो कि जी मुझे कल की डेट में जाना है, तो कल की डेट में जो फ्लाइट जा रही है वो बता रहे हैं मुझे, तो वो कल की डेट में वो बताएंगे कि ये पॉसिबल फ्लाइट्स जा रही हैं आपके पास। तो वो कहाँ से देख के बताता है, वो डाटाबेस में से देख के बता रहा होता है। वो डेटाबेस के अंदर सारी मालूमात होती है एयरलाइंस की, कि कौन कौन सी एयरलाइन जो है वो जा रही हैं, और कौन कौन सा जहाज़ जा रहा है, कितनी कितनी सीट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, और कितनी कितनी रिजर्व हो चुकी हैं, कौन सी बिक गई हैं, कौन सी रह गई हैं। ये सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, अब हुआ ना ये रिलेटेड डाटा एक दूसरे से, एयरलाइंस का डाटा एयरलाइंस के रिलेटेड ही होगा। अब अगर एक जहाज़ के अंदर आप कहते हो जी PIA 747 जो है, PK 747 में मुझे एक सीट जो है वो रिजर्व कर दें, मुझे कल जाना है, तो वो पहले देख के बताएगा कि भाई सीट अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको देगा, अगर अवेलेबल ही नहीं तो वो कभी भी किसी भी सूरत आपको दे नहीं सकता। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी कि सीट की है, उनके पास एक सिस्टम होता है गैगलियो के नाम पे, गैलियो या गैगलियो के नाम पे ना एक सिस्टम होता है, डेटाबेस, यूँ समझो। तो वो भी डेटाबेस, एयरलाइन डेटाबेस में से जाकर देखते हैं कि कहाँ से या वो चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी फ्लाइट में कितनी जगह बाकी है भी या नहीं भी, और उसके बाद दोबारा कौन सी पॉसिबल फ्लाइट जो है वो जा सकती है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें देखती है। ठीक है, तो एयरलाइन डेटाबेस है, फिर स्टूडेंट डेटाबेस है, लाइब्रेरी है, रेलवे टाइम टेबल है, यूट्यूब है, ये सारी डेटाबेसेस की कहाँ पर है। लाइब्रेरी में भी क्या बुक्स को मैनेज किया जाता है, रेलवे टाइम टेबल में रेलवे का टाइम टेबल को मैनेज किया जा रहा होता है, यूट्यूब में तो आपकी सारी वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, उनका भी एक अपना डेटाबेस है। ठीक है, और बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में एक लॉजिकल रिलेटेड डाटा आइटम्स होते हैं, और वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज इसलिए किए जाते हैं ताकि हम उधर से अपना रिक्वायर्ड डाटा, जो भी हमें रिक्वायर्ड है डाटा, उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल थी डिक्शनरी की, एयरलाइन डेटाबेस की। स्टूडेंट डेटाबेस ऐसे ही आ जाता है जैसे जिसमें आपके बारे में सारी मालूमात हैं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हो, हर चीज़ आपकी डिटेल में बताई जाएगी और पूछी जाएगी, यानी कि स्टूडेंट के हवाले से। ये नहीं कि आपकी जो ज़ातियात है, ये नहीं यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप के कितने बहन भाई हैं, ये नहीं पूछा जाता यहाँ पे। या फिर आपके फादर जो हैं या आपकी मदर जो हैं, या आपके बहन भाई जो हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, उनके आगे कितने बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट डेटाबेस में पूछा जाता है। ये आपके रिलेटेड पूछा जाएगा, स्टूडेंट के रिलेटेड, कि भाई आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये वो चीज़ें आपके रिलेटेड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट डेटाबेस है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं।
ओके, अब बात करते हैं डेटाबेस की, डाटा मॉडल्स की। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ज़रा, तो इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। डाटा मॉडल क्या है? ठीक है, तो डाटा मॉडल क्या है? इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटा। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डाटा बेस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, aims to support the development of information system by providing definition and format of data। अब गौर कीजिएगा इन चीज़ों पर। ठीक है, थोड़ी सी टर्म जो है वो हो सकती है कि आपको मुश्किल लगें, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं। क्या कहता है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। स्ट्रक्चर क्या होता है कि डाटाबेस किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होता है ना कि जैसे हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पाँव सबसे नीचे हैं, उसके ऊपर हमारी लेग्स हैं, फिर उसके बाद हमारी कमर आ जाती है, उसके बाद हमारे शोल्डर्स हैं, फिर सबसे टॉप पे हमारा हेड है, वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इस तरह से डाटाबेस का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। डाटा मॉडल्स के अंदर वो डिफरेंट होता है, यानी स्ट्रक्चर किसी तरह का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसमें एक हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे किस किस तरह के स्ट्रक्चर भी हैं और इसका मकसद क्या है। एम इज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग डेफिनेशन एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा। वो क्या कहता है, इसका मकसद होता है कि आप वो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करो। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग डेफिनेशन एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा। डेफिनेशन मतलब कि हम डाटा को डिफाइन करें और डाटा का फॉर्मेट रखें। फॉर्मेट क्या होता है कि फॉर्मेट में ये चीज़ें आती हैं कि आइदर आपका डाटा जो है वो टेक्स्ट में है, आपका नंबर में है, आपका रोल नंबर है तो वो नंबर में होगा, यानी टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा। यानी टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, और अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी, यानी दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका नाम जो है, आपका नाम मोहम्मद अली 512 ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपका नाम क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में होगा मोहम्मद अली। ऐसा तो नहीं है कि अली 1 आपका नाम है, अली 2 आपके छोटे भाई का नाम है, अली 3 आपके तीसरे भाई का नाम है। ऐसा तो नहीं मुमकिन। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ डाटा, डाटा का फॉर्मेट बताया जाता है। फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका चाहे डाटा टेक्स्ट हो सकता है, या आपका नुमेरिक हो सकता है, या फिर आपका अल्फा नुमेरिक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़े फॉर्मेट हैं, वो हम वक्तन फक्तन देखेंगे। ठीक है, तो इफ द सेम डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा, देन डाटा डिफरेंट एप्लीकेशन कैन शेयर डाटा। वो क्या कहता है कि भाई अगर डाटा स्ट्रक्चर सेम है और वो सेम डाटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टोर हो किया जा रहा है, यानी उसको यूज़ किया जा रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, तब मुख्तलिफ एप्लीकेशन भी उस डाटा को शेयर कर सकती हैं। यानी कि अगर डाटा स्ट्रक्चर सेम है, तो डाटा को रखने की तरतीब जो है और जिस तरह से डाटा को रखा गया है, अगर वो डिफरेंट एप्लीकेशन में सेम है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन भी उसको यूज़ कर सकती हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में तीन तरह की चीज़ें हैं, एक हाई लेवल मॉडल है, एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल है और एक लो लेवल मॉडल है। ठीक है, तीन तरह की चीज़ें हैं, हाई लेवल मॉडल, रिप्रेजेंटेशन लेवल मॉडल और लो लेवल मॉडल। हाई लेवल मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले बेटा गौर कीजिएगा, इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में समझने वाली चीज़ें गौर कीजिएगा। हाई लेवल मॉडल में क्या होता है, एंश्योर डाटा रिक्वायरमेंट ऑफ ए यूज़र। इसमें क्या है कि ये मेक श्योर करता है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है डाटा के रिलेटेड वो कंप्लीट हों या ठीक हों। एंश्योरिटी होनी चाहिए उसकी, यानी आपने मेक श्योर करना है कि डाटा रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़र की क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जिस यूज़र के बारे में आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, जिसके बारे में आप डाटाबेस एक क्रिएट कर रहे हो, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपने डाटाबेस के अंदर रखनी है। ठीक है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन के साथ, यानी कि आपको दिखाई नहीं दे सकता, ये आपको मे भी दिखाई ना दे, लेकिन ये कंसेप्चुअल फॉर्म है, यानी आपके दिमागी तौर पर लॉजिकली माइंड में आपके चलेगा। आपका माइंड इसमें यूज होता है बेसिकली। आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि मैं अगर कहता हूँ स्टूडेंट का डाटाबेस बनाओ, तो आप सोचोगे स्टूडेंट के डाटाबेस में मैंने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करनी है। यानी स्टूडेंट में मैं अगर बताऊँ तो स्टूडेंट में उसका नेम मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, फ़ोन नंबर उसका ले सकता हूँ, उसका जो एड्रेस है वो ले सकता हूँ, उसके मार्क्स ले सकता हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर, उसका रिजल्ट ले सकता हूँ, उसका सेमेस्टर का जीपीए ले सकता हूँ, उसके पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड्स ले सकता हूँ, फाइनल में ले सकता हूँ, आगे कहाँ से पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है,
ये सारी चीज़ें मैं सारी स्टूडेंट के बेस पर इकट्ठा कर सकता हूँ। तो ये सारी कंसेप्चुअल है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं बेटा। एक होती है EAR, यानी कि एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स। एंटिटी क्या होती है? 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें। एक एंटिटी है। एंटिटी में क्या है? एनी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट फिजिकली और कंसेप्चुअली। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है या कंसेप्चुअली मौजूद है, चाहे कंसेप्चुअल में हो। जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी भी चीज़ की, तो वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, आप गेट रजिस्टर कर पाते हो। फिजिकली यानी कि आप खुद फिजिकल हो, यानी स्टूडेंट फिजिकल है, टीचर फिजिकल है, टेबल फिजिकल है, चेयर फिजिकल है, क्लासरूम फिजिकल है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिजिकली या कंसेप्चुअली हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। एंटिटी किसको बोलेंगे? एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि फिजिकल भी हो या कंसेप्चुअल हो, वो आपका दोनों तरह से एंटिटी कहलाएगा। अब एंटिटी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। उन प्रॉपर्टीज को और करेक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट बोला जाता है। मैं अगर फर्स्ट करो, टीचर एक एंटिटी है। ठीक है, टीचर अगर एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स एंटिटी की क्या होंगी। तो टीचर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो टीचर का जो एम्प्लॉय कोड है, बेसिकली टीचर एक एम्प्लॉय होता है ना, या लेक्चरर जो है वो एम्प्लॉय होता है, तो उसका एम्प्लॉय कोड इस टीचर एक एंटिटी है, और उसका जो एम्प्लॉय कोड है वो उसका एट्रीब्यूट होगा। उसका नेम, टीचर का नेम जो है वो एट्रीब्यूट होगा। टीचर की एज एट्रीब्यूट होगी। उसका जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है वो एट्रीब्यूट होगा, कि जिस क्लास को वो पढ़ा रहा है वो इसका एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज होंगी। इसके अलावा वो सैल्यूट ले रहा है और सर्विसेज अपनी दे रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। फ़ोन नंबर उसका, एड्रेस उसका, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? आपका नेम हो सकता है, आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, आपकी क्लासेस हो सकती हैं, आपका किस जगह पे रजिस्टर्ड हो, वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन, लिंक बिटवीन टू एंटिटीज। ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होगा? ठीक है, ये रिलेशनशिप क्या चीज़ है? ये एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन क्या होता है? ताल्लुक है। ये ताल्लुक है दो एंटिटीज का आपस में। ठीक है, दो एंटिटीज का आपस में एक ताल्लुक है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ये रिलेशनशिप है। ठीक है। अब इसको मैं समझाऊं तो किस तरह से समझाऊं? लाइक टीचर एंड स्टूडेंट। क्या है? टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टीचर्स जो है ये एक रिलेशनशिप है, जिसके थ्रू मैं, मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है भाई? मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम योर टीचर। ठीक है। और आपका क्या है? यू आर द स्टूडेंट्स एंड आई एम योर टीचर। ठीक है। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो लिंक क्रिएट होगा, वो कौन सा होगा? अगर मैं टीचर से स्टूडेंट की जाने में चाहूँ, तो टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। जो टीचेस है ना, ये जो ये रिलेशनशिप होगा। और अगर स्टूडेंट से रिवर्स आऊँ, तो स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के थ्रू, या एक से ज़्यादा टीचर भी हो सकते हैं, इस तरह से एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप की यूँ समझ लो कि उसकी कार्डिनैलिटी है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो रिलेशनशिप क्या है? कि वो ताल्लुक है जिसके थ्रू ये दोनों आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है। ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज भी एक दूसरे से लिंक अप हो सकती हैं। हम लोग जो हैं वो लिंक हैं, टीचर टीचर्स स्टूडेंट, या टीचर असाइन अ क्लास बीबी। ठीक है। तो बीबी या बीएस कंप्यूटर साइंस, ये समझ लें कि एक टीचर को एक क्लास मिली है। असाइन जो है इसमें क्या होगा? रिलेशनशिप होगा, टीचर असाइंड बीबीए क्लास और बीएस कंप्यूटर साइंस क्लास। ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है। तो अब समझ आ गई एंटिटी क्या है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिजिकली या फिर कंसेप्चुअली मौजूद हो। एट्रीब्यूट क्या होता है? उसकी एंटिटी के कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रॉपर्टीज जो होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और रिलेशनशिप क्या है? कि जिनके थ्रू दो एंटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हुई होती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू डाटा एक दूसरे के साथ शेयर होता है।
ठीक है। तो ये दीज थ्री टर्म्स मेक ERD मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ERD डायग्राम भी बनती है, एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बनाई जाती है, ERD डायग्राम। ठीक है, मैं ERD डायग्राम की एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी उसकी, और आपको देखने में भी मिल जाएगा, ये ज़रा बहुत अच्छा होगा अगर मैं आपको बता दूँ। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ स्टूडेंट। तो ये मुख्तलिफ आ गई आपके पास ERD, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ERD मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो ये है आपके पास, इस चीज़ को आपने ज़रा फोकस करना है, ठीक है, इस चीज़ को। बाकी भी और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देख लें आप। क्या है कि ये एक ERD है जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, प्रोफेसर जिसको कह रहे हैं, और ये स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है। क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको हम एंटिटी कहते हैं। इसमें कितनी एंटिटीज हैं आपके पास? जो रेक्टेंगल की शक्ल में नजर आ रहा है वो आपकी एंटिटीज हैं। तो प्रोफेसर आपकी एंटिटी है, स्टूडेंट आपकी एंटिटी है, कोर्स आपकी एंटिटी है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप्स होंगे ये हम आपको ना डायमंड शेप में नजर आएंगे, इस शेप में, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स हैं, ये भी रिलेशनशिप है और ये भी रिलेशनशिप है। और ये जो ओवल शेप में आपको अंडे की शक्ल में नज़र आ रहा है ना, ओवल शेप में, तो इसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी किस शक्ल में नज़र आ रहा है आपको? रेक्टेंगल शेप में नज़र आ रहा है। ये डायमंड शेप में आपको रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं, और ओवल शेप में आपको एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं। अब प्रोफेसर के एट्रीब्यूट, सैलरी वो लेता है प्रोफेसर, ठीक है। उसको कोई डिपार्टमेंट है, वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। टेन्योर किसी एक खास मुद्दत के लिए है वो, या तो वो परमानेंट है, या जो भी टेन्योर है उसका, ठीक है। इस स्टूडेंट है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में CGPA GPA वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट है, वो भी किसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक है। स्टूडेंट भी आप BBA डिपार्टमेंट में, BBA के हो तो BBA डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस के हो तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो प्रोफेसर जो है एडवाइज स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ टीचर स्टूडेंट्स, यूँ समझ कि ये एडवाइस करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बन गया दोनों एंटिटीज़ के दरमियान। क्या रिलेशनशिप बन रहा है? ये दोनों जो हैं, यानी ये प्रोफेसर और स्टूडेंट के दरमियान एडवाइजेस का रिलेशनशिप आ गया, यानी ये एडवाइस कर रहा होता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर टीचिस कोर्स, ठीक है, किसको? वाया और यानी स्टूडेंट्स को, ठीक है। प्रोफेसर टीचिस कोर्सेज, और कोर्सेज क्या है? कोर्स क्या है? मैंने क्या बोला था, जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो भी आपकी क्या होगी? एंटिटी होगी। तो ये कोर्स भी है, कोर्स जो है वो क्या है? एंटिटी है। और इसकी एक रेटिंग होती है। रेटिंग मतलब कि कोर्स के आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, आपकी उसकी रेटिंग है कोर्स की, ठीक है। तो प्रोफेसर टीचिस कोर्स, और कोर्स जो है आगे वो दिए जाते हैं, कोर्स असाइन किया जाता है, ठीक है। कोर्स जो है वो असाइन किया जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो कोर्स पढ़ा रहा है किसको? स्टूडेंट्स को, ठीक है। और वो एडवाइस कर रहा है। इसको अगर हम स्टूडेंट की बिहाफ पे पढ़ें तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स टेक्स कोर्सेज एंड टॉट बाय प्रोफेसर, ठीक है। और प्रोफेसर टीचेस कोर्सेज टू ए स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट कोर्स टेकन या टेकन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। कोर्स जो है वो लिया जा रहा है, किससे पढ़ा जा रहा है? अभी मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो वो कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोर्स, और कोर्स आप पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है। बीच में एक कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये TA टीचर असिस्टेंट भी होते हैं कि टीचर असिस्टेंट भी कोर्स को थोड़ा बहुत पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी। तो स्टूडेंट्स जो हैं आगे ये रिलेशनशिप्स के साथ आपका जो है कोर्स वो मुंसलिक हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ERD डायग्राम है, ये कंसेप्चुअल होता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में काम कैसे होता है। अब जारी बात है, प्रोफेसर है तो इसके बारे में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो ये सारे यूज होंगे। डाटा अगर स्टोर करना है तो उसकी सैलरी भी स्टोर करनी है। जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट का है, जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट पता होना चाहिए उसको, कितने टेन्योर के लिए क्या पढ़ा रहा है, कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, किन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। और स्टूडेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके बारे में जो डाटा स्टोर होगा डाटाबेस के अंदर, वो GPA हो सकता है, डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होंगे, किसी पर्टिकुलर
सेमेस्टर के होंगे, ठीक है, और वो कोई पर्टिकुलर कोई खास कोर्स पढ़ रहे होंगे और वो कोर्स कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो ये एक ईआरडी डायग्राम बन गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस ईआरडी डायग्राम की कि किस तरह से ये काम होता है, और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। दोबारा वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये 3 तरह की चीज़ें थी आपकी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, ठीक है। अब आगे एंटिटी ईआर मॉडल, ईआर मॉडल में ये मज़ीद चीज़ें आगे बता दी मैंने। मज़ीद ईआर मॉडल जो है आपके सामने आ गया। उसमें क्या है, जो एक ये क्या है, बेसिकली कॉलेज है और ये प्रिंसिपल है। कॉलेज क्या है, एक एंटिटी है, और प्रिंसिपल क्या है, वो भी एंटिटी है। तो ज़ाहिर बात है कॉलेज को कौन रन करता है, प्रिंसिपल रन कर रहा होता है, या फिर उसका जो हेड है वो रन कर रहा होता है। हमारे यहाँ सर श्वेत साहब हैं, वो रन कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉलेज जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए बी सी वट एवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब क्या है कि यहाँ पे रिलेशनशिप देखो, कॉलेज 1 है उसका कोर्स ए पढ़ा रहा है वो, ठीक है। कोर्स ए जो है वो कॉलेज 2 भी पढ़ा रहा है। फिर इस तरह से कॉलेज 2 जो है वो कोर्स बी भी पढ़ा रहा है। कोर्स कॉलेज 3 जो है एक और कॉलेज है, फर्स्ट तो 3 कॉलेजेस हैं और 3 कोर्सेज हैं, और तीनों जो हैं कॉलेजेस वो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ से ये भी जा रहा है। कॉलेज 1 जो है कॉलेज कोर्स बी भी पढ़ा रहा है, कोर्स सी भी पढ़ा रहा है। इस तरह से कॉलेज 3 जो है वो भी ए भी पढ़ा रहा है, बी भी पढ़ा रहा है, जबकि सी को नहीं पढ़ा रहा, सॉरी, कॉलेज 3 जो है वो कोर्स ए नहीं पढ़ा रहा। कॉलेज 2 जो है वो कोर्स ए भी पढ़ा रहा है, कोर्स बी भी पढ़ा रहा है, कोर्स सी भी पढ़ा रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो तो ये देखो स्टूडेंट है और एडमिशन्स कोर्स, ठीक है। ये वही बात आ गई सारी जो मैंने आपको अगर वैसे बताई है। तो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है और कोर्स जो है वो भी एक एंटिटी है, और ये एक रिलेशनशिप है जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट जो है गेट एडमिशन इन कोर्स, और कोर्स और स्टूडेंट दोनों के एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट का रोल नंबर, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थे इस केस में, ठीक है। एडमिन वो क्या, स्टूडेंट क्या करता है, एडमिशन लेता है कोर्स के अंदर, किसी एक कोर्स के अंदर, और उस कोर्स का आईडी क्या होगा, उस कोर्स का कोई नाम भी तो होगा। फर्स्ट करो, मैंने जो आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसका कोर्स कोड है MGT 341, यही कोर्स है, कोड है आपका, ठीक है। अगर आप कोर्स कोड पेपर में चेक करते हैं ना तो MGT 341 आपका कोर्स है।